जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण। मोस्टली अगर हिस्ट्री से प्रश्न बनता है तो कहीं ना कहीं आपकी इस सभ्यता से प्रश्न उठाया जाता है। कारण भी है, अपनी नगर नियोजन के लिए तो हमेशा से प्रसिद्ध रही है। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इसका कोई और दूसरा नाम क्या है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी इसे बोला जाता है। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। मतलब इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, कुछ भी समझ लो, आपको समझना है। ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। अब अगर इसके टाइम पीरियड की हम बात करें तो इसका जो समय काल है ना बेटा, वो जो है लगभग आपका 2350 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 2350 से, और 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है कब तक फलती फूलती रहती है, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसका चरम भी आता है और एक तरीके से इसका बॉटम भी आता है। मतलब पीक भी आता है और बॉटम भी आता है। 1922 से पहले, कब बच्चों? 1922 से पहले, मतलब पहले इधर 1921 भी आएगा, 1920 भी आएगा। कहने का मतलब पहले वाली बात है। तो 1922 से पहले तो यही माना जाता था कि आर्य सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन यह मिथक टूट जाता है। कब? 1921 में। लो, पहले लिखा भी था और काम में भी आ गया। 1921 में यह मिथक टूट जाता है, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई होती है। किसकी खुदाई होती है? हड़प्पा की खुदाई से यह मिथक टूट जाता है। हड़प्पा की खुदाई से यह मिथक टूट जाता है। तो पहले नाम हड़प्पा सभ्यता था और इसके अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए नाम सिंधु घाटी रख दिया गया। भैया इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात वही है। तुम्हें सीधे समझना है, दोनों नाम सेम सेम है, इक्वल हैं। 1921 में क्या होता है? हड़प्पा की खुदाई करवा दी जाती है। करवाता कौन है? किसकी देखरेख में होती है? बाबू दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई कौन करवाता है बेटा? बाबू दयाराम साहनी। ठीक है, इनके नेतृत्व में, इनके देखरेख में क्या होता है? हड़प्पा की खुदाई कार्य शुरू होता है। और उसके बाद एक सभ्यता निकल करके आती है और उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब खुदाई का काम बंद नहीं होता है, समझ रहे हो ना? खुदाई का कार्य बंद नहीं होता और आज भी चल रहा है। अगर आप सोचे कि समाप्त हो गया, नहीं, चलता रहता है। तभी आप न्यूज में कुछ न कुछ सुनते रहते हो कि कुछ इस तरीके के अवशेष मिले, उस समय के अवशेष मिले। तो तभी तो मिलेंगे जब कार्य चल रहा होगा। इसके बाद क्या होता है? मोहनजोदड़ो की भी खुदाई होती है। किसकी खुदाई होती है? मोहनजोदड़ो की भी खुदाई होती है। किसके नेतृत्व में होती है? तो बेटा आर.डी. बनर्जी की देखरेख में। किसकी देखरेख में? आर.डी. बनर्जी की देखरेख में मोहनजोदड़ो की भी खुदाई का कार्य करवाया जाता है और यह सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई भाई, 1921 में हड़प्पा की खुदाई, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं आर्यों से पहले एक सभ्यता हुआ करती थी। और आर्यों से पहले जब एक सभ्यता थी तो वो कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी। देखो, जितनी सारी बातें घूम घूम के आएंगी ना, वो लास्ट में पहुंचेंगी कहाँ पे? तो बेटा यहीं पे पहुंचेंगी, क्योंकि टारगेट हमारा यही है। आपका क्या है? कौन सी परीक्षा? जरूर बताइएगा। क्योंकि इस सभ्यता के जो आरंभिक अवशेष हैं वो सिंधु नदी घाटी से प्राप्त होते हैं और इस वजह से जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। मतलब इसके जो अवशेष हैं कहाँ से मिलते हैं बच्चों? तो वो मिलते हैं सिंधु घाटी क्षेत्र से। ठीक है, सिंधु घाटी क्षेत्र से जो है अवशेष प्राप्त होते हैं और इसलिए नामकरण भी उसी के नाम से कर दिया जाता है। आप भी जानते हो, मोस्टली जिस वैज्ञानिक के द्वारा कोई उपकरण खोजा गया बाद में उसी के नाम पे रख दिया गया, या बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, अब क्या खुदाई का काम बंद हुआ? ना, खुदाई का काम मैंने पहले भी बताया था, लोथल में भी हुआ। लोथल कहाँ पड़ता है? बहुत पूछा जाता है। लोथल नामक स्थान कहाँ पड़ता है? तो ये बेटा आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे चल करके लोथल में भी खुदाई करवाई गई, रोपण में भी खुदाई करवाई गई।
रोपड़ आपका कहाँ पे है बेटा? आपके पंजाब में पड़ता है। यहां पर भी खुदाई का काम करवाया गया। अब रुके नहीं भाई, बहुत कुछ मिलता जा रहा था तो होता और कराओ। बनवाली की खुदाई करवा ली, ठीक है, बनवाली की खुदाई करवाई। और ये बेटा आपके हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? हरियाणा में। यहां भी खुदाई का कार्य चला। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, यहां पर भी कहानी आई आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर आपके यूपी में पड़ता है। यहां पर भी खुदाई का कार्य किया गया। ये हुआ कि और एक आधी जगह चला जाए भाई तो कालीबंगा चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, उन स्थानों के नाम लिए जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान वर्तमान में कहां पर है, ऐसा पूछा जाता है। तो ये भैया पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको यहां पर ले लिया है। अगला स्थान आपको मिलेगा कालीबंगा। कालीबंगा क्या मिलेगा बेटा? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है? काली चूड़ियां। बहुत पूछा जाता है इसका अर्थ क्या है, ये भी पूछ लेता है आपसे, तो अब नहीं भूलोगे आप। कहां पर है कालीबंगा? राजस्थान में है। कहां पर बेटा? राजस्थान में है। तो वर्तमान में कहां है ये सब बता लोगे तो इतनी सारी बातें आपने यहां तक जानी। तो बेटा इस सभ्यता के अवशेष यहां से भी मिले, चाहे कालीबंगा चले जाओ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जाओ, रोपड़ जाओ, बनवाली जाओ, लोथल जाओ, जहां भी देखोगे ना इस सभ्यता के अवशेष मिल गए। तो इस सभ्यता का क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। तो किस तरीके से सिंधु घाटी नाम दिया गया? क्योंकि सिंधु घाटी क्षेत्र में इसका जो है अवशेष प्राप्त हुए। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता क्यों दिया गया? क्योंकि हड़प्पा की खुदाई और बहुत सारी खुदाई जब आगे भी करवाई गई तो कुल मिलाकर विद्वानों ने विचार विमर्श किया, बैठ के बातचीत की, उन्हें लगा कि भैया ये नाम देना चाहिए तो नाम दे दिया। अब ये मत पूछना नाम क्यों दे दिया, बैठे आपस में बातचीत किया, है ना, कंक्लूजन में पहुंचे और लगा कि सबसे ज्यादा हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र में मिल रही है तो नाम उनका रख दिया वही, ठीक है, जैसे आप लोग नामकरण करवा देते हो। अब हम इसके विस्तार की बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना, ये कहां कहां देखने को मिलती है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या क्या रहता है, ठीक है। तो चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो अब विस्तार भैया देखेंगे कैसा होने वाला है, विस्तार तो देखना पड़ेगा ना। तो बेटा 4 दिशाएं होती हैं, ये तो आप जानते हो। ये मैंने चारों दिशाएं बना ली। ये आपका हो गया पूरब, और ये वाला हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया बच्चों उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। अब अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कितनी लंबाई चौड़ाई में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई थी, 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर इसका विस्तार यहां देखने को मिलता है पूरब से अगर पश्चिम के बीच में जाओगे। अब दूसरा मन में होगा कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का वो 1100 किलोमीटर के आसपास था, ठीक है, 1100 किलोमीटर। ये सब लगभग में आंकड़े हैं, ठीक है, इतना विस्तार देखने को मिलता है। अब बात रही क्षेत्रफल निकालने की, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा के भैया निकाल लेना क्षेत्रफल। अब निकालोगे कैसे क्षेत्रफल, ये तो तुम बताओगे मुझे, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज बना के निकालोगे कि क्या करके निकालोगे। ओके चलिए, अब बड़ी बात तो ये है कि विस्तार तो सर जी आपने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करवा दिया, लेकिन कोई स्थान है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक प्रॉपर जो फिक्स कर दिया जाए कि भैया यही वाला, यहीं के आगे नहीं है, यहीं तक थी, तो वो भी है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, फिगर दूसरा। यहां पर भी आपका पूर्व, यहां पर पश्चिम, पूपा लिख दिया है ना, यह ऊ और दा, उद विलाव हो गया, ठीक है, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो क्या है, इस सभ्यता का विस्तार अगर उत्तर में जाओगे, उत्तर में, तो मांडा मिलेगा। कहां पे मिलेगा? मांडा पड़ता है, और ये आपके जम्मू जिला में पड़ता है। जम्मू एक जिला है और यहां पर ये आपको मिलेगा। अगर बात करोगे कहां पे है, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, राज्य नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला में पड़ता है। अब यहां से आप एक प्रश्न का आंसर करोगे कि जम्मू जो है आपके जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये कमेंट करके आप बताओगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, प्रॉपर वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें दक्षिण में। दक्षिण ये है, तो दा से दक्षिण और दा से दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद। ये कहां पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में पड़ता है। क्या बात है, महाराष्ट्र, मुंबई राजधानी है ना,
महाराष्ट्र की फिल्म नगरी है ना। चलिए, अब उत्तर में भी विस्तार हो गया, मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में दहमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तार हो गया। पूरब में कहाँ? पूरब में आलमगीरपुर का नाम मैंने अभी बताया था ना आपको, तो आलमगीरपुर पड़ेगा। ठीक है, आलमगीरपुर ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, है ना, योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में पड़ेगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कहने का मतलब ये। पश्चिम में विस्तार कहाँ पे है? तो यहां पर आपको सूतकांगेडोर मिलेगा। क्या मिलेगा? सूतकांगेडोर। ठीक है, और ये आपका वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? है ना, बलूचिस्तान में पड़ता है सूतकांगेडोर विस्तार। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर। ये है इसका विस्तार। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभ्यता यहां पर आपको देखने को मिली। अब मन में होगा कि भैया ये सभ्यता तो यहां मिल गई, लेकिन इस सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो ये कुल मिला के इस तरीके की बसी हुई थी, ऐसे ऐसे करके बसी हुई थी। तो एक तरीके से इसकी जो आकृति थी ना बच्चों, वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। मतलब जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये जो बसी बसाई थी ना, जो विस्तार था, एक त्रिभुज की तरीके था। आप कहोगे सर जी दो तो बना रहे हो, अच्छा एक ही बना देता हूं। ये ऐसे करके उल्टा बना लो। कौन सा दिया है कि विषमबाहु है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है? एक त्रिभुज है, मतलब तीन भुजाएं हैं और मिल गई हैं आगे। ठीक है, चलो किसी भी तरीके से आकर के, लेकिन इस तरीके से विस्तार मिलता है इसका, त्रिभुजाकार देखने को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मन में प्रश्न होगा कि क्षेत्रफल कुछ था क्या? हाँ, तो क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर कर लो या वर्ग किलोमीटर लिख लो, ये पहले लिख लोगे तो वर्ग लगा देना, और वर्ग न लगाना हो तो सीधे स्क्वायर चढ़ा देना। बात वही है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल इस सभ्यता का देखने को मिलता है। अब एक चीज तो है भैया, जब क्षेत्रफल भी है और विस्तार कहां से कहां तक है, तो एक चीज का भ्रम तो पैदा होगा भाई। बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे और उन सब का अलग अलग विद्वान अध्ययन करेंगे, तो वैसे भी कहते हैं कि सबके मत एक जैसे नहीं होते। तो इनके टाइम पीरियड के बारे में कि 2350 लेके 1750 ईस्वी है, इसमें है भ्रम। टाइम पीरियड क्या है इसका? 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व वाली जो बात मैंने बताई थी ना आपको, इसमें क्या हुआ, अपने अपने मत घुसा दिए। मतलब काल निर्धारण में विभिन्न जो विद्वान थे उनके अलग अलग मत आए। अब इसमें कौन से आए, तो अब मत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मत मतलब मतदान। ओके, अरे तुम्हारा वोट, तो इसमें क्या है, जॉन मार्शल जी का वोट क्या था? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल जी आए और उन्होंने बोला, जॉन और मार्शल, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका टाइम अगर मेरे हिसाब से देखो ना, तो 3250 से लेके 2750 मान के चलो, तो 3250 से लेके जो है 2750 ईसा पूर्व मान लो, ऐसा इनका कहना है। कोई बात नहीं, हमने मान लिया। आगे बात आई, माधव स्वरूप जी आए। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स जी आए और इन्होंने बोला नहीं भाई, ये आंकड़े हमें ठीक नहीं लग रहे, और मेरे हिसाब से जो है 3500 से लेके 2700 का मामला होना चाहिए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 3500 से लेके 2700 ईसा पूर्व होना चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई इसे भी हम मान लेते हैं। ठीक है, इसे भी हमने मान लिया कि भाई ये आपका मत है और ये जो है हमारे जॉन मार्शल जी का मत है। लेकिन भैया जब कहते नहीं है कि एक बात पर बहुत सारी बातें आती हैं, अलग अलग मत आते हैं, तो उन पे रिसर्च शुरू हो जाता है। और रिसर्च हुआ भी, तो रेडियो कार्बन डेटिंग करवाई गई। कोई भी अवशेष मिले, पुरातत्व मिले, उसकी जानकारी के लिए जो आपका कार्बन 14 है, C14 है, उससे क्या किया जाता है, उम्र का पता लगाया जाता है कि वास्तव में जो अवशेष मिला है इसका जीवन काल कितना था। मतलब कार्बन डेटिंग बोलते हैं इसको।
तो करवा ली गई कार्बन डेटिंग, क्योंकि भैया ये कह रहे हैं 32.5 से 2750, ये 3500 से 2700, मामला तिकड़म वाला था। तो ये होता है, ऐसा करते हैं, कार्बन डेटिंग करवा लेते हैं। ठीक है, क्या करवा लेते हैं? कार्बन डेटिंग करवा लेते हैं। और इसमें जो है C14 C14 का जो है प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और इसको जब करवाया गया तो लगभग सटीक जानकारियां मिलती है इस तरीके की जांच करवाने से। तो जब ये करवाया गया तो बेटा जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है ना, वो लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व ही निर्धारित किया गया कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो अब तुम्हें कौन सा करना है? तुम्हें भी यही वाला सही करना है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं। फिर भी अगर डाउट है तो जल्दी से कमेंट टाइप करो, बताओ, क्योंकि अगर मन में दबा के रखोगे तो समझ लेना फिर दिक्कतें होंगी, क्योंकि प्रश्न अगर फंसा लेगा तो फिर आप भी फंसोगे। अब इस सभ्यता की विशेषता क्या है कि बड़ी चर्चा में है, तो ऐसी क्या बात है? तो इसकी विशेषता है नगर नियोजन, मतलब बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। बढ़िया नालियां, समकोण में काटती हुई गजब की बढ़िया सड़कें। अब गजब की मतलब ये ना समझ लेना कि बढ़िया वाली RCC बिछा दी थी, मतलब उस समय जो व्यवस्थाएं थी उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक था। मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मतलब किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से नगरों को बसाया गया था। इस सभ्यता के नगरों में से आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नाम प्रमुख मिलेंगे। मतलब अगर बात करें प्रमुख नगरों की तो आपको हड़प्पा भी मिलेगा, ठीक है, और मोहनजोदड़ो भी मिलेगा। कौन मिलेगा? मोहनजोदड़ो। ये जो है प्रमुख नगरों की कैटेगरी में आते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। मैंने लिख दिया यहाँ पर के, ठीक है। इस सभ्यता में जो भवन थे ना, पक्की ईंटों के थे। और आज हम लोग मकान किससे बनाते हैं? पक्की ईंटों से। तो क्या हमसे पीछे थे क्या? कितने से साल पहले की घटना है। लेकिन फिर भी देखो पटना में रहते थे, मतलब पक्की वाली ईंटों में रहते थे, है ना। तो जो ईंटों का प्रयोग था, ईंटों का प्रयोग वो बेटा पक्की ईंटों का प्रयोग था, ठीक है। पक्की बढ़िया पक्के घर बनाते थे, ठीक ठाक। अब और कुछ विशेषताएं भी हैं क्या? हाँ, मोहनजोदड़ो से जो है सबसे बड़ा अनाज का गोदाम मिला है। ये मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब होता है, अन्न माने होता है अनाज, और प्लस आगार माने होता है जहां पर रखा जाए घर। मतलब अन्नागार मिला है, अनाज का घर मिला है। संधि कौन सी है बताओ? संधि मैंने अच्छे से करवाया है, ठीक है। अन्नागार, अन्नागार मतलब विशाल अन्नागार, ठीक है। विशाल बड़ा सा, है ना, गल्ला पानी भरने वाला जो है जगह थी। विभिन्न प्रकार के जो अनाज पैदा होते थे उनको गोदाम में रखा जाता था। इस सभ्यता में ईंट का प्रयोग किया जाता था और जो आकार था ना वो आयताकार होता था। मतलब जो ईंटें थी ना वो बेटा आपको आयताकार देखने को ज्यादा मिलती थी। तो आयताकार ईंटें तो भैया आज भी तो प्रयोग करते हो, नहीं करते हो क्या? बिल्कुल करते हो। दूसरी बात देखें, यहाँ पर विशाल स्नानागार भी मिला है। विशाल स्नानागार यहां से मिला है। खूब आराम से बढ़िया पानी भर देते थे और खूब डुबकी मार मार के नहाते थे, ठीक है। मतलब ठीक ठाक चौड़ी जगह थी, तैर तैर के देखा करते थे, ठीक है। जैसे गांव में बड़ी बड़ी हौदें होती है ना, ट्यूबवेल लगे होते हैं, इस तरीके से। तो विशाल स्नानागार भी देखने को मिलता है। अब सड़कें कैसी थी? तो सड़कें बहुत बढ़िया थी। एक सड़क ये गई, एक सड़क ये गई, इधर वाली ये गई, इधर वाली ये गई, इस तरीके से थी। समकोण पर काटती थी सड़कें। किस पे काटती थी? समकोण पर जो है सड़कें एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती थी। समझ लो, पूर्व से पश्चिम मैंने बना दिया ये सड़क, और उत्तर से दक्षिण ये सड़क समकोण पे काटती हुई बढ़िया बनती थी। अच्छा खासा चौराहा होता था भाई, समझ रहे हो ना। चलिए, इस सभ्यता के जो लोग थे पानी के निकास के लिए ठीक ठाक नाली भी बनाते थे। मतलब क्या है ना कि भैया ये इस तरीके से आए और ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, है ना, इस तरीके से बना लिया भैया ये घर।
है ना ये, और यहाँ पे बढ़िया कायदे की नाली बनी हुई है, बढ़िया ढक के आराम से इस तरीके से, ठीक है। तो नालियों की व्यवस्था बढ़िया कायदे से इन लोगों ने करवा रखी थी कि बरसात हो तो भी पानी निकल जाए और घर का गंदा पानी भी आराम से निकल जाए। अब अगर हम बात करें इस सभ्यता की, तो मोहनजोदड़ो से जो है अधिक संख्या में क्या प्राप्त हुए हैं, जल वितरण की व्यवस्था ज्यादा देखने को मिली है। मतलब बढ़िया तरीके से जल निकास, जल प्रबंधन, सारी व्यवस्थाएं ज्यादातर मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती हैं। कूड़ेदान की भी उचित व्यवस्था थी भैया, कूड़ा उड़ा दान बढ़िया ठीक ठाक लगवा रखे थे ना, है ना। कूड़ेदान की व्यवस्था ठीक ठाक करवाए थे लोग, यहाँ वहाँ कूड़ा न बिथराएं, आए उन्हीं में डालें। और गाड़ियाँ जैसी भी होंगी, मान लो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जीप थी, ट्रक थी, डीसीएम था, जैसी भी साधन थे उसके माध्यम से कूड़े को ले जाकर नगर के बाहर छोड़ दिया जाता था। उचित व्यवस्था थी। आज भी नगर निगम, नगर पालिका ये कार्य करती है, पहले वहां पर भी उनका सिस्टम होगा। बंदरगाह की अगर बात करोगे तो लोथल बहुत प्रसिद्ध था। लोथल मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गुजरात में था। कहाँ पे है? गुजरात में। तो बंदरगाह की अगर बात करोगे, ठीक है, बंदरगाह, तो उसका नाम आता है लोथल, बड़ा प्रसिद्ध था। और कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है वर्तमान में अगर बात करें, ठीक है। कहाँ पर है? ओके, लगा है। तो कहाँ पे है बेटा? गुजरात राज्य में है। बंदरगाह के लिए लोथल बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। अब इस लोथल में होता क्या था, तो मिस्र, जानते हो ना मिस्र, और मेसोपोटामिया से जहाज आते थे लोथल में। मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज लद के चले आते थे, सामान लद लद के यहाँ पे आया करता था लोथल बंदरगाह में, ठीक है। अगर मन में प्रश्न है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, विशेष करके किस प्रजाति से संबंध रखते थे, मतलब क्या मंगोलॉयड टाइप के थे या प्रोटो ऑस्ट्रेलिया टाइप के थे, कैसे लोग थे सबसे ज्यादा? भाई जनसंख्या में क्या है ना कि बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोगों में विशेष करके ये पूछा जाता है कि किस प्रकार के लोग थे ज्यादा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चों लोग थे ना, वो 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। मतलब जो सिंधु सभ्यता में जो लोग थे, इनकी 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। 4 प्रजातियां पूछ लिया जाता है कि कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है 4 प्रजातियों में से, एक ऑप्शन गलत दे देगा। मतलब यहां पर आपको जो है भूमध्य सागरीय भी मिलेंगे, भूमध्य सागरीय लोग मिलेंगे, ठीक है, सागरीय, ओके, भूमध्य सागरीय लोग मिलेंगे। दूसरे प्रोटो ऑस्ट्रेलियड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, ठीक है, इस प्रजाति के लोग मिलेंगे। मैंगोलॉयड भी मिलेंगे, ठीक है, मैंगोलॉयड प्रजाति के लोग भी मिलेंगे। और अल्पाइन वाले भी मिलेंगे, ठीक है, अल्पाइन। मतलब ये 4 प्रजातियां हैं मनुष्यों की। तो ये चारों प्रजाति के लोग जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगे। अब एक चीज का प्रश्न और होगा कि क्योंकि देखो वर्तमान में अगर बात करो तो बोलते नहीं है कि कौन से लोग ज्यादा हैं, मैं सीधे नहीं कहना चाहूंगा लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा लोग थे ना, वो भूमध्य सागरीय लोग थे, सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक लोग जो थे ना किस प्रजाति के थे, तो बेटा जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करते थे। कहने का मतलब ये है। मांसाहारी थे क्या? हाँ, मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, दोनों प्रकार के थे। नाच गाना बहुत पसंद था और आज के समय में भी बड़ा पसंद है। आप लोग मोबाइल खोल के ऐसे ऐसे स्वाइप करते चले जाते हो ना, शार्ट वाला, तो बस नाच गाना बड़ा पसंद था। अब नाच गाना का क्या कहीं से साक्ष्य मिला है? तो हाँ, मोहनजोदड़ो में बेटा एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो पहली चीज तो इनको पसंद क्या था? नाच गाना बड़ा पसंद था। और नाच गाना से संबंधित अगर स्थान में जाओगे तो मोहनजोदड़ो चलना पड़ेगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है अब क्या जाओगे, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है नर्तकी की क्या मिलेगी? नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हाँ भाई नाच गाना पसंद तो था, तब तो नृत्य की अवस्था में मूर्ति मिली है। तो ये बात भी समझ में आई।
अब बहुत सारे स्थानों की भी खुदाई हुई है तो कहीं पे मिला है बांसुरी। हाँ, तो बांसुरी बजाने का भी भाई बड़ा शौक था, है ना। ढोलक वोलक वर्तमान में भी तो यूज करते हो, बांसुरी भी है, ढोलक भी है, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। पासा बहुत खेलते थे, है ना। क्या खेलते थे? पासा बहुत खेलना पसंद था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके गोटी वाला खेलते थे ना, वही। अब समाज कैसा था, प्रश्न तो ये भी बनेगा ना कि समाज कैसा था उस समय का। तो बेटा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ना, वो मात्र सत्तात्मक समाज था, सत्तात्मक। ठीक है, माँ की जो है प्रधान भूमिका होती थी और मातृ देवी की उपासना भी ये लोग करते थे। तो कहने का मतलब है कि मातृ सत्तात्मक जो है उस समय का समाज था। अगर पूछा जाए आपसे कि पितृ सत्तात्मक था या फिर मातृ सत्तात्मक, तो मातृ सत्तात्मक था। ओके। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, इनका मुख्य कार्य क्या था? खेती वेती करते थे, सीधी सी बात है। क्या करते थे? पेशा क्या था, मतलब कार्य क्या था? तो मुख्य कार्य क्या था? तो बेटा अच्छी खासी ये लोग खेती करते थे, और खेती करते थे तो खूब सारा अनाज पैदा करते थे, जैसे गेहूं जौ वगैरह खूब पैदा करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो कपास का उत्पादन शुरू किया था ना भैया, यहीं के लोगों ने किया था। मतलब सबसे पहले खेती में अगर किसी ने कपास उगाना शुरू किया था ना, तो ये भैया लोग हमारे कौन थे? सिंधु घाटी वाले लोग थे। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने शामिल कर दिया। अब क्या था ना कि कपास को क्या बोला जाता था? सिंडन करके कुछ बोलते थे। तो यहाँ के निवासियों को भी जो है सिंडोन करके यूनानियों ने पुकारा है, क्योंकि कपास की जो है खोज यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि सिंडन जो है कहाँ के लोगों ने बोला है, तो यूनानियों के द्वारा सिंडन कहा गया इस क्षेत्र के सिंधु घाटी के लोगों को। ठीक है, कहने का मतलब ये है। इस सभ्यता के लोग करते और क्या क्या थे बेटा? सोना जानते हो ना, बहुत महंगा है। अच्छा, सोना पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, जरा कमेंट करके बताओ। चांदी भी है, तांबा भी है, कांसा भी है, सीसा भी है, इनका ज्ञान था। जो वर्तमान में सोना चांदी के पीछे परेशान हो ना, तो वो बेटा उस समय भी ज्ञान था उनको। और तांबे में पता है टिन मिला देते थे और कांसा बना देते थे। बताओ क्या कमजोर थे क्या उनके विज्ञान? मतलब तांबा उठाया, टिन मिला दिया, कांसा तैयार हो गया। आज भी तो भैया इसे कांसा बनाते, ये वो लोग भी कर लेते थे। तो ठीक ठाक देखा जाए तो भैया टेक्नोलॉजी से भी काफी कुछ परिचित थे। समझ रहे हो, आज जैसी नहीं थी, रोबोटिक जमाना है भैया आज का, ऐसा तो नहीं था, लेकिन काफी कुछ जानते थे। अब इतनी बड़ी बात है भाई, मिलाकर दो दो धातुओं को कोई तीसरी तैयार कर दी। धातुओं को गलाना भी जानते थे, पीट पीट करके विभिन्न प्रकार के उपकरण भी बना लेते थे। और उपकरण पे जो पानी कहते नहीं है कि हमने सोने का पानी इस चैन में चढ़वा लिया है, बेटा पानी चढ़ाना भी जानते थे। मतलब धातुओं को गलाना हो, पीट पीट के नए नए उपकरण बनाना हो, उपकरणों में पानी चढ़ाना हो, वो सारी कलाएं जो है इन बंदे लोगों को पता थी। ठीक है, अब अगर हम जाएं चनहूदड़ो, बहुत पूछा जाता है, और लोथल। लोथल तो बंदरगाह के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। मनका जानते हो ना, है ना, मूंगे वगैरह टाइप के मनका। तो मनका बनाने वाला काम आपको चनहूदड़े और लोथल में मिलेगा। तो इन्हें भी नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि भैया यहाँ से प्रश्न एक्चुअली क्या है ना, पूछा ही लिया जाता है। तो अगर पूछा गया तो फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए क्या है ना कि किसी भी पॉइंट को हम उठाएं तो उसे नेस्त नाबूद कर दे। प्रश्न कोई बने तो बन ही ना पाए, आपके नजर से ना बचे। मतलब अगर हम बात करें चनहूदड़ों की और या फिर बात करें लोथल की, तो चनहूदड़ो चले जाओ या लोथल चले जाओ, तो यहां पर आपको जो है मनका बनाने का काम होता था। ठीक है, मनका बनाने के कारखाने यहां पर जो है लगाए गए थे। कालीबंगा जो अभी मैंने बताया था ना, राजस्थान में है, कालीबंगा से। तो कालीबंगा में बेटा आपको, इसका अर्थ ही था काली चूड़ियां, लेकिन कालीबंगा में आपको चूड़ी उद्योग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? चूड़ी उद्योग जो है देखने को मिलेगा। अच्छी खासे रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे। वर्तमान में बताइए चूड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, यूपी में है कि एमपी में है,
और कौन सा स्थान है ये भी बताओगे। बेटा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वहां पर राजनीतिक संगठन की कोई जानकारी नहीं मिलती कि फलाने पार्टी थी कि फलाने पार्टी थी, ऐसी कुछ जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरीके से सांस्कृतिक एकता रही, घनमाप की इकाई भी लोग खोज दिए, कंगन वगैरह बनाए, पशुओं की मूर्ति वूर्ति बनाई, तो जायज़ सी बात है अगर कला का विकास हुआ या फिर मोहरों का मतलब इस तरीके से जो घनमाप वगैरह बनाने की कोशिश की, वो एक श्रृंगी है ना, मोहनजोदाड़ो करके मूवी देखी है ना, वो सिक्के पे एक श्रृंगी बैल बना हुआ था, तो इस तरीके से कुछ सिक्का था कि नहीं था, मोहरें थी कि नहीं थी। तो वही कह रहा हूं कि जो पशुओं की मूर्तियां और इनका जो निर्माण है ना, तो केंद्रीय सत्ता के बिना मतलब हो नहीं सकता। कोई ना कोई शासन तो कर रहा होगा, इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ इस पता ही लगाया जा रहा है, मतलब अनुमाने केवल लगाया जाता है और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शासन तो कर रहा होगा। लेकिन उस दौरान एक चीज और देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता था, बहुत सारा अनाज ले जा करके बेचा जाता था। तो इससे लगता है कि मतलब वाणिज्य व्यापार की अधिकता को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि संभवतः हड़प्पा जो शासन था ना, हड़प्पा काल में जो व्यक्ति शासन चलाने वाला था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। मतलब जो शासन व्यवस्था थी ना हड़प्पा काल में, वो बेटा वणिक वर्ग के हाथ में थी। किसके? वणिक वर्ग के हाथ में थी, मतलब व्यापारी वर्ग के हाथ में थी, क्योंकि ज्यादातर व्यापार को ही जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, बढ़ावा देखने को मिलता है। सीधी सी बात है कि व्यापारी वर्ग के हाथों में कहीं ना कहीं इस समय का जो प्रशासन था, शासन था। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बेटा इस संस्कृति के जो ताम्रलेख हैं, पत्थर की जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, मिट्टी की जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई हैं, इनके अध्ययन करने से ये जानकारी होती है कि धर्म का कुछ हद तक जो है इनको ज्ञान था। कोई ना कोई धार्मिक ज्ञान तो था, किसी न किसी धर्म को ये मानते थे। अब ये जरूर है और ये भी बोला जाता है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ना, सिंधु सभ्यता का प्रारंभ है। मतलब सिंधु सभ्यता के प्रारंभ से ही देखने को मिलता है कि मूर्ति पूजा कहीं ना कहीं यहाँ होती थी। सीधी सी मैं कहना चाहता हूँ बात कि मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य है ना, वो आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। सीधी सी बात बस ये है, इतनी सी जो बात मैं आपको कह रहा हूँ। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ना, वो सैंधव सभ्यता से ही शुरू हुआ माना जाता है, प्रारंभ हुआ माना जाता है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोहनजोदड़ो, बार बार इसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? अच्छा, मृतकों का टीला है क्या? माउंट ऑफ सैंड है, ठीक है। हाँ करके जल्दी भेजो। तो मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है, एक मुहर मिली है और इस मुहर पर कौन है? पशुपति महादेव का अंकन है। इस मुहर में कौन है? पशुपति महादेव, ठीक है। पशुपति महादेव का जो है अंकन किया गया है इस मुहर पर। और आगे पीछे कोई है क्या? तो हाँ, साथ ही साथ इनके चारों ओर अगर देखोगे ना, बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से जो मुहर मिली है पशुपतिनाथ के आसपास कौन सा जानवर नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। तो कौन कौन मिलता है थोड़ा देख लेना। तो पशुपतिनाथ के आसपास तो आपको हाथी भी मिलेगा, हाथी बैठा हुआ है, एक बाघ भी बैठा हुआ है, मतलब एक बाघ भी बैठा हुआ है। और कौन बैठा है बगल में भाई? एक गैंडा भी बैठा है, जबरदस्त है, ठीक है। एक गैंडा भी बैठा हुआ है इनके आसपास। और भी कुछ है क्या? तो आसन के नीचे एक भैंसा भी है, मतलब एक भैंसा भी है और जो है दो हिरन है, ठीक है, दो हिरन। ये आसपास पशुपतिनाथ के बैठे हुए हैं जो मुहर प्राप्त हुई है, ठीक है। तो एक चीज का अनुमान तो ये भी लगाया जाता है कि लिंग पूजा जो है ना, हड़प्पा काल में ही शुरू हुई थी। तो देखो, मूर्ति पूजा की भी शुरुआत यहीं से देखने को मिली और यहीं से जब हम और आगे बढ़े तो एक चीज और साक्ष्य मिला कि लिंग पूजा का जो प्रारंभ है ना, वो भी आपको जो है सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात और है। अब आप कहोगे कि लिंग पूजा होती थी तो क्या मंदिर वगैरह बनाए जाते थे? तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, समझ रहे हो ना, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन ये माना जाता है कि लिंग पूजा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है देखने को मिलती है, शुरू हो चुकी थी। बेटा इस सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि मतलब जो लिखते थे,
तो लिपि कैसी थी? तो इनकी जो लिपि थी, मतलब अगर अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे? तो भाव जो इनके मन में आते थे उसको चित्र में ढाल देते थे। ठीक है, चित्रात्मक, मतलब जो लिपि थी ना वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब मन में जो आए भाव उनको चित्रों के माध्यम से क्या करते थे? प्रकट कर देते थे। बस भाव चित्रात्मक इनकी लिपि हो गई। अब मिट्टी के बर्तन कैसे बनते थे? तो कुम्हार बनाते थे और चाक द्वारा, बड़ी सी होती है, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाते डंडे से उसी में बनाते चले जाते हैं। देखा होगा कहीं पे वो जो आपके सुराही वगैरह बनती है ना, तो वही लोग बनाते हैं। तो क्या करते थे? चाक का प्रयोग करते थे और बनाते थे। लाल रंग, काला रंग, बढ़िया रंग के अच्छी अच्छी सुराही तैयार करते थे। वर्तमान में भी रंग बिरंगी गर्मियों के सीजन में आप लोग देखते हो। ठीक है, जो मोहरें होती थी ना वो सिलखड़ी से बनाई जाती थी। ये बहुत पूछा गया है कि हड़प्पा काल में जो मोहरों का निर्माण होता था वो किससे होता था। ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में देखा गया है। तो मोहरों को जो निर्माण है ना हड़प्पा काल में वो सेल खड़ी से होता था। मतलब जो मोहरें थी उनका निर्माण किससे होता था? तो बेटा सेल खड़ी से जो है मोहरों का निर्माण किया जाता था। कब? हड़प्पा काल में। ठीक है, चलिए अगर बात करें मोहरे कैसी थी, तो मोहरे बेटा या तो आपकी दो स्थितियां थी, या तो वर्गाकार थी, मतलब सब की सब भुजाएं बराबर हो। ठीक है, वर्गाकार थी, या फिर आयताकार थी, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। मतलब दो अवस्थाओं में जो है मोहरे मिलती थी, या तो वर्गाकार मिलती थी या फिर आयताकार देखने को मिलती थी। अब संख्या किसकी ज्यादा थी? तो वर्गाकार मोहरे सबसे ज्यादा थी। तो वर्गाकार मोहरे अधिक मात्रा में मिलती हैं। बनती दोनों प्रकार की थी, लेकिन वर्गाकार वाली ज्यादा बनती थी, सेल खड़ी से बनाई जाती थी। ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इस संस्कृति से कुछ और प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न अगर आएगा तो दिक्कतें होंगी, तो वो ना हो। इस काल में जो मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी। लिख दूं? ठीक है, चलो अच्छा लिख देता हूं। मुख्य फसल क्या थी? मुख्य फसल, तो बेटा ये मुख्य फसल में आपकी या तो गेहूं होता था या तो जौ होती थी। ठीक है, तो वर्तमान में गेहूं तो कितना, अब जौ तो कम मिलता है, लेकिन हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा राई, राई जानते हो ना, मटर, तिल, खजूर, सरसों, चना, कपास, कपास की खेती करना तो सीख ही लिया था, ये भी थे। लेकिन मुख्य फसलों में ये थे, बाकी कपास हो गया, चना हो गया, राई हो गया, तिल हो गया, है ना, ये सब भी लोग जो है पैदा कर लेते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कच्चा माल के रूप में आपके सोना हो, चांदी हो, टिन हो, सीसा हो, सेल खड़ी हो आदि का आयात करते थे। आयात का मतलब क्या था? लाते थे कि बेच के आते थे? पहले तो ये बताओ। दो अवस्थाएं होती है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसे कोई चीज मंगाना है, मतलब कोई चीज खरीद करके लाना है बाहर से, और एक व्यक्ति को क्या करना है? बेच के आना है। ठीक है, कहीं दूसरे देश में तो क्या बोलेंगे? तो अगर कहीं दूसरे देश से मंगा के खरीदेगा तो उसे बेटा आयात बोला जाता है, और अपने यहाँ से ले जाके दूसरे देश में बेचेगा तो उसे निर्यात बोला जाता है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे जान लो, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो विदेश से कोई चीज़ आप अपने लिए मंगा रहे हैं तो आयात कर रहे हैं, अगर अपने यहाँ ज़्यादा पैदा हो रहा है दूसरे देश में बेच रहे हैं तो वो निर्यात होता है। ठीक है, तो क्या करते थे? कच्चा माल के रूप में सोना हो गया, तांबा, चांदी, टिन, सेल खड़ी वगैरह, इनका आयात करते थे, मंगाते थे अपने यहाँ पे। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बहुत पूछा जाता है भैया, पतन के क्या कारण थे कि ये सभ्यता धीरे धीरे करके बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई? तो ऐसे क्या कारण थे? तो कुछ कारणों को जानते हैं और महत्वपूर्ण कारण पर भी बात करेंगे। बेटा इस सभ्यता के पतन का कारण बताया जाता है जलवायु परिवर्तन की। आकस्मिक एकदम जलवायु में परिवर्तन हुआ, लोग अपने आप को ढाल नहीं पाए, बीमार हुए और खत्म हो गए, मतलब समाप्त हो गए, लोग मर गए। दूसरा, प्राकृतिक आपदा आ गई, मतलब भयानक टाइप की बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, तो इस वजह से लोग जो है वहां नहीं रह पाए, अपने आप को ढाल नहीं पाए और जो है सबकी मृत्यु हो गई, सभ्यता समाप्त हो गई। या पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, समझ रहे हो ना, पारिस्थितिक तंत्र तो आप जानते हो, तो उसमें गड़बड़ी हो गई। या कोई प्रशासनिक शिथिलता रही कि एक दूसरे को मार काट डाला, उस अवस्था में जो है इसका पतन हो गया। और भीषण बाढ़ की वजह से, तो मुख्य कारण जो है बाढ़ को माना जाता है कि भीषण बाढ़ आ गई थी
और इस तरीके से बसी हुई थी कि चारों तरफ नदी से घिर गई और बाढ़ में डूब करके लोग जो है मर गए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ज़्यादा प्रभावी कारण बाढ़ वाला है, बाकी भैया पर्यावरण वाला कारण भी हो सकता है। ठीक है, इस संस्कृति के जो हड़प्पा स्थल है वहां पर जो है आपको साक्ष्य मिलेंगे ताबूत समाधान के। ठीक है, समाधान, ताबूत समाधान मतलब ताबूत में शव को रख करके जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा से आपको क्या साक्ष्य मिलेगा? ताबूत समाधान। ठीक है, मतलब शव को जो है ताबूत में रख करके दफना दिया गया। नगर योजना तो मिलेगी मिलेगी। अगर मोहनजोदड़ो स्थल पर जाना चाहो तो मैंने पहले भी बताया था कि विशाल स्नानागार भी मिला हुआ था और कांस की नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिली थी। तो कहो तो फिर लिख देता हूं, या तो फिर ध्यान रहे तो रखो। मोहनजोदड़ो से कांस की नृत्य करती हुई महिला की मतलब मूर्ति मिली है और बड़ा सा स्नानागार मिला है। ठीक है, अब चनहूदड़ो में अगर चले जाओ तो क्या मिलेगा? चलो लिख ही देता हूं, चनहूदड़ो। ठीक है, तो चनहूदड़ो नामक स्थान में अगर आप चले गए तो कुत्ता क्या कर रहा है? बिल्ली का पीछा कर रहा है और इसके पदचिन्ह दिखाए गए हैं। मतलब जो है कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह दिखाए गए हैं। ठीक है, पदचिन्ह आपको कहां पे मिलेंगे? चनहूदड़ो नामक स्थान पर देखने को मिलेंगे। कालीबंगा चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता था ना, लेकिन और भी जाना जाता था कालीबंगा। कालीबंगा से बेटा जो साक्ष्य मिला है ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? जूते खेत के साक्ष्य। ठीक है, जूते खेत के साक्ष्य अगर कहीं से मिले हैं तो वो बच्चे आपके कालीबंगा नामक स्थान से मिले हैं। लोथल बंदरगाह से जाना जाता था। पक्की ईंटों का तालाब भी मिला है यहाँ से। ठीक है, लोथल, लोथल नामक अगर स्थान पे चले जाओगे जो कि वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पर जो है क्या मिला? एक तो पक्की ईंटों वाला तालाब और बंदरगाह, दोनों के प्रमाण मिल गए। तो बंदरगाह भी हो गया और प्लस जो है तालाब मिला है और वो भी पक्की ईंटों वाला मिला है। ठीक है, ये तालाब के साक्ष्य जो है यहाँ से मिल गए। बनवाली का नाम सुना था ना? कहाँ पे था? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, अब आप बताओगे। हरियाणा में था क्या? राजस्थान में था? जम्मू कश्मीर में था? है ना? उत्तर प्रदेश में था? मध्य प्रदेश में था? ठीक है, कंफ्यूजन हो गया क्या? चलो फिर भी बताओ, कंफ्यूजन दूर करो और फटाक से जो है इसका आंसर करो। ओके, चलिए। तो अगर बनवाली की बात करें तो टेराकोटा की मोहरें प्राप्त हुई है। मतलब मिट्टी की जो मोहरें थी ना, उनको पका दिया जाता था आग में। ठीक है, उसे टेराकोटा कहते हैं। मतलब पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, तो बनवाली, बनवाली से जो है मिट्टी की क्या मिली है? मोहरें, मोहरें मिली हैं। ठीक है, जिसे आप टेराकोटा बोलते हो। टेराकोटा का मतलब हो गया पकी मिट्टी से जो है मोहरें बनाई गई थी वो। रंगपुर से जो है आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थान कौन सा है? रंगपुर। रंगपुर से बेटा चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? रंगपुर से जो है देखने को मिले हैं। वैसे कोल्डी हवा बहुत पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा नामक स्थान से जो है आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये ध्यान रखना, रंगपुर से भी मिले हैं, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में आपको कोल्डी हवा दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। रोपड़ कहां पे था? पंजाब में था क्या? ठीक है, रोपड़, रोपड़ नामक जो स्थान है ना, यहां से क्या मिला है? तो कुत्ता जो था ना, मालिक के साथ दफना दिया गया था। मतलब कोई मालिक था और उसने कुत्ता पाल रखा था, मर गया, तो मालिक और कुत्ता दोनों को क्या किया गया? साथ साथ में दफनाने का साक्ष्य आपको रोपड़ से जो है मिलेगा। मांडा, मांडा तो अभी जब पढ़ाया था मैंने ऐसे करके, जम्मू कश्मीर में उत्तर में है ना, सबसे उत्तरी विस्तार था मांडा जो था। तो मांडा, मांडा आपका वर्तमान में जम्मू में पड़ता है। ठीक है, जम्मू एक जिला है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर में उत्तरी विस्तार है। मतलब उत्तर में विस्तार कहाँ तक है? सिंधु घाटी सभ्यता का, तो मांडा तक देखने को मिलता है। यहाँ से गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गड्ढा घर
के साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, आपके कहाँ से, मांडा नामक स्थान से। ये बात भी यहाँ पर आप जान लीजिए, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। तो अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं से भी प्रश्न उठाएगा तो आपके सामने शायद टिक पाए वो, क्योंकि जितने सारे पॉइंट अब तक की आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, पूछे गए हैं यहाँ से रिलेटेड, उन सभी को मैंने एक एक करके बारीकी से समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी कमेंट है तो करिए, मतलब संदेह है तो कमेंट करिए, उस पर अगर जरूरत पड़ेगी, डिमांड आएगी तो प्रॉपर जो है डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया जाएगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो बंदे की मेहनत और साथ ही साथ में आपको कंटेंट और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।